किस तरह मोहनदास करमचंद गांधी ने 1929, 1930 में इंडिया के अंदर, सब कॉन्टिनेंट के अंदर चल रही रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को, इनकलाबी लहर को किस तरह 5 मार्च 1931 को इंडियन वायसराय लॉर्ड अर्वन की मेज पर कुर्बान कर दिया इंडिया के बड़े कैपिटलिस्ट के इंटरेस्ट में, कुर्बान कर दिया इंडिया के फ्यूडल लॉर्ड्स के लिए, इस मूवमेंट को कुर्बान कर दिया गया बड़े जिमींदारों के लिए। और क्या वो वजूहात थी कि जब कराची में कांग्रेस का सेशन हो रहा था 1931 में, मार्च 1931 में कांग्रेस के सेशन में, कांग्रेस के इजलास में जब गांधी आ रहे थे कराची, तो जगह जगह नौजवान क्यों काले रंग के परचमों लेकर, काले रंग के परचम पकड़कर गांधी के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, और क्यों कांग्रेस के लीडर्स, बड़े लीडर्स सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू को भी कहना पड़ा था कि क्या हम ये गांधी अर्वन माहिदा जो हुआ है, क्या इसके लिए हम 1 साल से इतनी बहादुरी से जदोजहद कर रहे थे? क्या थी वो सारी ये वजूहात, क्या था इस सब का कॉन्टेक्स्ट, ये आज हम जानेंगे रीथिंक विद उमर जावेद में। हिस्ट्री को उसके रियल कॉन्टेक्स्ट में समझने की जुस्तजू, समझने की कोशिश करने वाले तमाम स्टूडेंट्स को रीथिंक विद उमर जावेद में खुशामदेद। आज हम बुनियादी तौर पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि लॉर्ड अर्वन माहिदा, मशहूर लॉर्ड अर्वन गांधी अकॉर्ड जो हुआ था, गांधी अर्वन अकॉर्ड या अर्वन गांधी अकॉर्ड 1931 जिसे कहा जाता है, वो अकॉर्ड का बैकग्राउंड क्या था, वो अकॉर्ड क्यों हुआ, अकॉर्ड की ज़रूरत क्यों पेश आई, और इस अकॉर्ड से नुकसान क्या हुआ, किस तरीके से गांधी ने कंप्रोमाइज़ किया, एक और रेवोल्यूशनरी मूवमेंट कुर्बान कर दी गांधी ने ये माहिदा कर। और गांधी किन अहम इनकलाबी यहाँ के हीरोज़ की, जो सब कॉन्टिनेंट के हीरोज़ थी, उनकी जान बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बचाई। अगर वो चाहते तो ये जान बच सकती थी उन इनकलाबियों की जो इंडिया में उस वक़्त जदोजहद कर रहे थे, एक ऐसी तहरीक की कि जो ब्रिटिश के जाने के बाद एक्सप्लॉइटिव ढांचा, यहाँ का इस्तेसाली सिस्टम भी ख़त्म कर दे। ये सब कुछ हम जानेंगे आज इस वीलॉग में, जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये कॉन्टेक्स्ट कि अब मिड 1920s से लेट 1920s का ये वो इरा आ जाता है जब जो सोशलिज्म है, जो सोशलिस्ट रुझान है, सोशलिस्ट टेंडेंसी है, वो इंडिया के अंदर भी तेज़ी के साथ मकबूल हो रही है। इंडिया के अंदर नौजवान, ख़ास तौर पर जो इंटेलेक्चुअल नौजवान हैं, जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, पॉलिटिकल शऊर रखने वाले नौजवान हैं, वो बड़ा इंस्पायर होते हैं किस तरीके से रशिया में एक सोशलिस्ट इनकलाब आया है 1917 में, और उस इनकलाब ने रशिया में फ्यूडलिज्म का, कैपिटलिज्म का, एक्सप्लॉइटेशन का किस तरह ख़त्मा कर दिया है। ये बात यहाँ कई पॉलिटिकल शऊर रखने वाले यंग लोग इससे मुतासिर हो रहे थे, और फिर यहाँ पर भी ऐसी सोशलिस्ट टेंडेंसीज शुरू हो रही थी कि जो ना सिर्फ ये कि ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को चैलेंज कर रही थी, बल्कि इंडिया के फ्यूडल और कैपिटलिस्ट ऑर्डर को भी चैलेंज कर रही थी। इंडिया का कैपिटलिस्ट अब बहुत मजबूत हो चुका था, ख़ास तौर पर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी 1914 से 1918 तक। इस दौरान इंडिया के कैपिटलिस्ट ने भरपूर फ़ायदा उठाया था, चूँकि इंग्लैंड की मजबूरी थी। यहाँ कई ऐसे रिलीफ दिए गए इंडिया के बड़े कैपिटलिस्ट को, इंडिया के मिल ऑनर्स को, इंडिया के जो इंडस्ट्रियल क्लास थी उसको बड़ा रिलीफ दिया गया, भरपूर फ़ायदा उठाया यहाँ की कैपिटलिस्ट क्लास ने। तो एक कैपिटलिस्ट क्लास ही बड़ी तादाद में इमर्ज हो रही थी, और ज़ाहिर बात है कैपिटलिस्ट क्लास इमर्ज हो रही थी तो अपने हकूक़ लेने के लिए सरगर्म वर्कर्स, लेबर्स, मजदूर, ऐसे तबकात ही मुनज़्ज़म हो रहे थे। और इस सबसे बढ़कर कि अब जो ये सोशलिस्ट टेंडेंसीज थी, रुझानात थे, ये कांग्रेस पार्टी के अंदर भी दाखिल होना शुरू हो गए थे, पेनिट्रेट कर रहे थे 1920s में। इसकी 2 बड़ी मिसालें, 2 बड़े लीडर्स की मिसालें, एक जवाहरलाल नेहरू और दूसरे सुभाष चंद्र बोस। ये दोनों कांग्रेस के लीडर्स अब एलानिया सोशलिज्म की बात कर रहे थे, मुकम्मल तौर पर कह रहे थे कि इंडिया का हल, इंडिया के मसाइल का हल सोशलिज्म की तरफ है। अब ये वो मूवमेंट थी, ये वो दौर था जब एक मर्तबा फिर जो इंडिया की कैपिटलिस्ट क्लास थी, इंडिया के जो प्रॉपर्टीड क्लास थी, जिसका प्रॉपर्टी थी, उसके लिए वाहिद और बड़ा सहारा मोहनदास करमचंद गांधी थे।
अब यहाँ गांधी जो 1922-30 के बाद इतने एक्टिव नहीं थे, वो दोबारा 1928 में कांग्रेस के अंदर एक्टिव होते हैं और फिर 1930 मार्च 1930 को एक ऐलान करते हैं कि वो जो नमक पर, साल्ट पर अंग्रेजों ने टैक्स लगाया है, उस टैक्स के खिलाफ एक मार्च करेंगे। और मशहूर ये मार्च कहलाता है गांधी का, जो गांधी ने मार्च किया 1930 में। ये मार्च शुरू हुआ 12 मार्च को और 5 अप्रैल तक ये मार्च चला। गांधी ने ये मार्च अपने साबरमती आश्रम जो गुजरात में ही था, यहाँ से शुरू किया और दांडी तक, जो गुजरात का एक गांव है समुद्र के पास, वहाँ तक ये मार्च किया 1930 में। और इस मार्च के दौरान उन्होंने ये जो सॉल्ट टैक्स था, इसके खिलाफ एक तरह का एहतजाज था, वहां जाकर फिर नमक बनाया। ये एक तरह का नॉन कॉपरेशन का गांधी ने आगाज दोबारा से किया था। और इस मार्च में गांधी के सिर्फ 78 जो ट्रस्टेड वॉलंटियर्स थे, ये इनके साथ थे। और ये मार्च था 387 किलोमीटर का गांधी ने मार्च किया। अब इस मार्च की एक अहमियत बताई तो जाती है सरकारी लेवल पर, ऑफिशियल लेवल पर, कि बहुत बड़ा मार्च था, सॉल्ट मार्च था, बड़ा अहम मार्च गांधी ने किया। लेकिन असल में ये जो मार्च था, इसका अंग्रेज़ों को कोई ख़ास असर नहीं हो रहा था। इसकी वजह क्या थी? अंग्रेज़ों के लिए सिर्फ इतने बड़े मामला थे, उनके लिए सिर्फ ये कि सॉल्ट पर टैक्स ना दो, नमक पर टैक्स ना दो, ये कोई बहुत बड़ी रीज़न नहीं थी। यही वजह है कि गांधी के इस जो मार्च था, जो दांडी की तरफ ये मार्च, सॉल्ट मार्च गांधी कर रहे थे, इसको खुद ब्रिटिश अखबारात बहुत ज़्यादा कवरेज दे रहे थे, सिनेमा में कवरेज मिल रही थी, गांधी के पोर्ट्रेट, रील्स बन रही थी, वीडियोस बनाई जा रही थी कि गांधी मार्च कर रहे हैं और ये मार्च सॉल्ट के हवाले से हो रहा है। असल में गांधी ये भांप रहे थे, एक घाक सियासतदान, एक ऐसा सियासतदान जो चीज़ों का इदराक रखता है, वो इदराक रख रहे थे कि इंडिया के अंदर बेचैनी फैल रही है, सोशलिस्ट टेंडेंसीज उभर रही हैं, पीजेंट्री क्लास, किसान अगर वर्कर के साथ मर्ज हो गया तो ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ना कहीं आ जाए। वो इस रेवोल्यूशन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, और ख़ास तौर पर ये साल्ट मूवमेंट से तो डिस्ट्रैक्ट किया गया कि कहीं जो पीजेंट्री क्लास है, जो किसान तबका है, वो वर्कर्स के साथ, जो फैक्ट्री वाला मजदूर है उसके साथ ना मर्ज होकर एहतजाज करना शुरू कर दे। तो ये सॉल्ट मार्च एक तरह का एक डाइवर्जन थी कि कहीं पेजेंट्री क्लास शामिल ना हो जाए वर्कर्स क्लास के साथ। बहरहाल ये सॉल्ट मार्च हुआ और गांधी ने इस पर एक एहतजाज अपना दांडी में किया और कहा गया कि नमक खुद बनाया जाए। उसके बाद ये नॉन कॉरपोरेशन तहरीक, अदम तावन की तहरीक अंग्रेज़ों से जारी रही। यहाँ पर फिर गांधी ने वही नारे देने शुरू कर दिए जो 1921 में उन्होंने दिए थे कि गैर मुल्की कपड़ों को आग लगा दी जाए, अंग्रेज़ी कपड़ों को आग लगा दी जाए, स्कूल अंग्रेज़ी तालीम का बायकॉट कर दिया जाए। ख़वातीन को कहा गया कि वो जाकर शराब की दुकानों पर हमले कर दें, अफीम जहाँ बिक रही है वहाँ पर हमले कर दें, गैर मुल्की ब्रिटिश की हर तरह की चीज़ों का बायकॉट कर दें। ये वही उसी तरह के नारे गांधी ने लगाने शुरू कर दिए। अब 5 मई 1930 को गांधी को अरेस्ट किया जाता है और मई 1930 में जब गांधी अरेस्ट होते हैं, इस अरेस्ट के बाद भी इंडिया में जो ये मूवमेंट है ये तेज़ी के साथ फैलना शुरू हो जाती है। बल्कि द टाइम्स जो इंग्लिश का अखबार उस ज़माने का, वो 14 मई 1930 को ये खबर देता है कि मॉब्स जो इंडिया के बड़े बड़े शहरों में आ रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं, ये अब कांग्रेस के कंट्रोल से भी बाहर निकल रहे हैं। ख़ास तौर पर मुंबई के कई इलाके ऐसे थे जहां पर वर्कर्स ने कब्जा कर लिया था, कोलकाता के कई इलाके ऐसे थे जहां अमलन अंग्रेजी राज खत्म हो गया था, अमलन वहां पर अंग्रेजी राज की रिट बुरे तरीके से मुतासिर हो रही थी, चैलेंज हो रही थी। ऑफिशियल जो खुद अंग्रेज जो दावा करते थे उस वक्त, वो ये कि 60,000 से ज़्यादा अफराद गिरफ्तार हुए थे। लेकिन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अपना ऑफिशियल हिस्ट्री है वो ये कहती है कि 90,000 के लगभग वर्कर्स को, कारकुनों को, लीडर्स को एहतजाज में शामिल बाकी अफराद को गिरफ्तार किया गया था। और इसमें सैकड़ों की तादाद में हलाकतें भी हुई थी जो अंग्रेज पुलिस ने तशद्दुद किया था। तो ये तहरीक इस तरफ जा रही थी, इस तर्ज पर जा रही थी। इस तहरीक के हवाले से अब जो हमें प्राइमरी सोर्स से एक हवाला मिलता है वो प्रोफेसर H.G. अलेक्जेंडर है, जो 3 जनवरी 1931 को गांधी से जेल में मिलते हैं, इंटरव्यू करते हैं गांधी का, और बाहर आकर फिर वो बताते हैं, बल्कि इन्होंने लिखा भी है प्रोफेसर H.G. अलेक्जेंडर ने, इन्होंने लिखा है कि गांधी को भी सूरत हाल का इदराक था
कि सूरत हाल हमारे कंट्रोल से बाहर होती जा रही है, सूरत हाल ऐसी हो रही है कि अब ताउन करना पड़ेगा, कॉपरेशन करना पड़ेगा, दोबारा अंग्रेज़ों के साथ बातचीत करनी पड़ेगी, अमन लाना पड़ेगा, क्योंकि सूरत हाल हमारे कंट्रोल से बाहर हो रही है। हमारे कंट्रोल से बाहर से मुराद कि ये सूरत हाल रेवोल्यूशनरी होती जा रही है। अब ये वो टाइम था जब अंग्रेज़ों ने, जब यहाँ अंग्रेज़ी सरकार ने गांधी को रिहा करने का फैसला किया, और गांधी फिर रिहा होते हैं 26 जनवरी 1931 को इनको रिलीज़ किया जाता है। इससे पहले ज़ारी बात है मैं आपको बता सकूं कि कांग्रेस के वर्कर्स के ख़िलाफ़ और मूवमेंट पे बाकी कारकुनों के ख़िलाफ़ बड़ा एहतजाज की तरफ से एहतजाज भी होता है, बल्कि कांग्रेस को जून 1930 में गैर कानूनी, कांग्रेस को भी और जो कांग्रेस की अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशंस थी इनको गैर कानूनी भी करार दे दिया जाता है। लेकिन अब जनवरी 1931 में गांधी को रिहा किया जाता है, रिलीज़ किया जाता है, और फिर मार्च में 5 मार्च 1931 को गांधी उस वक़्त के वायसराय लॉर्ड अर्वन के साथ एक अकॉर्ड करते हैं, एक माहिदा करते हैं, और हैरानकुन तौर पर इस माहिदे में अपने नकात मुतालबात तो बहुत दूर की, अपने यानी दूसरे मुतालबात तो बहुत दूर की बात है कि बड़े लेवल पर कहना कि हमें स्वराज दें, खुद मुख्तारी दें, वो तो गांधी अपने कहे हुए मुतालबात से भी सरेंडर उन्होंने कर दिया। हत्ता कि जो सॉल्ट के हवाले से, नमक जैसी चीज़ के हवाले से उनका मौक़िफ़ था उससे ही पीछे हट गए। और इस जो ये लॉर्ड अर्वन माहिदा हुआ है 5 मार्च 1931 को, इस पर जो सबसे बड़ा एतराज़ किया गया वो ये किया गया कि 23 मार्च को, यानी 5 मार्च को ये माहिदा हो रहा है, और 23 मार्च 1931 उसी साल चंद दिन बाद भगत सिंह और उनके साथियों को सजाए मौत दी जाने वाली थी। भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के एक नौजवान इनकलाबी, एक रेवोल्यूशनरी, वो तो खैर एक भगत सिंह एक अलग वीलॉग या अलग एक सीरीज ज़री बातें हमें करनी होगी। यहाँ मुख्तसर ये कि भगत सिंह जो है वो एक ऐसे इनकलाबी नौजवान जिनकी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ये इंडिया के अंदर एक ऐसा इनकलाब लाने चाह रही थी जो हर तरह के मज़हब से बालातर होकर, यानी हिंदू, मुसलमान, सिख, पारसी, ईसाई, जो भी जिस मज़हब का मानने वाला हो उससे बालातर होकर किसी किस्म की तफरीक के बगैर इंडिया का जो एक्सप्लॉइटिव सिस्टम था, जो इस्तेसाली निज़ाम था, इसके खिलाफ एक ये तहरीक चला रहे थे। इनको सजाए मौत होने जा रही थी। अब गांधी अगर चाहते तो 5 मार्च 1931 को लॉर्ड अर्वन के साथ साइन करने से पहले, जहां अपने कांग्रेस के कारकुनों की रिहाई की बात कर रहे थे, बाकी बात कर रहे थे, अगर वो चाहते वो कह सकते थे कि भगत सिंह की सजाए मौत, उन्हें बेशक रहा ना करो, लेकिन एटलीस्ट भगत सिंह को जिस तरीके से सजाए मौत दी गई है वो गलत है। उनकी सजाए मौत पहले वो रिहाई का भी मुतालबा कर सकते थे, या एटलीस्ट उस सजाए मौत को उम्र कैद बदलने का मुतालबा कर सकते थे। लेकिन गांधी ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। ऐसा क्यों नहीं किया, इसका जवाब खुद भगत सिंह और उनके साथी जो भगवती चरण वोहरा, इन्होंने भगवत चरण वोहरा ने भगत सिंह के साथ मुशावरत से जनवरी 1930 में एक मजमून लिखा था। ये बड़ा ज़बरदस्त मजमून है, आपको दस्तयाब भी होगा, इंटरनेट पर भी दस्तयाब होगा, मैं सामने दिखा भी रहा हूँ। ये इन्होंने लिखा था द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब। अब इस फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब में ये जनवरी 1930 में ये क्या कह रहे हैं गांधी के बारे में, ये देखिए। गांधी के बारे में कह रहे हैं कि आज़ादी के जो बाकी लीडर्स हैं वो तो उन जगहों पर तक पहुंच जाते हैं जहां जहां रेलवे जाती है, लेकिन गांधी सिर्फ ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां पर मोटर कार जाती हो। और फिर इसी मजमून में ये देखिएगा वो लिख रहे हैं कि क्या गांधी जहां भी कहीं जाते हैं वहां अमीर लोगों के साथ, अमीर लोगों के पास, कैपिटलिस्ट क्लास के पास रहते हैं, अपने जो पुरस्कार हैं, अपने फॉलोअर्स हैं, उन्हीं को मिलते हैं। आम लोगों को ऐसे वो मिलते हैं जैसे दर्शन दे रहे हैं। और फिर सवाल उठाया गया है, क्या गांधी जब इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हैं तो गांधी क्या कभी मजदूर के पास बैठते हैं? क्या गांधी किसानों के पास बैठते हैं? क्या गांधी आम जो निचले तबके का है उसके पास जाकर बैठकर उसके पास कभी रहते हैं? ऐसा नहीं करते। जहां भी जाते हैं अमीरों के पास रहते हैं, रिच क्लास के पास रहते हैं। तो ये वो गांधी की एक फिलॉसफी थी। और गांधी का फिर जो ताल्लुक था घनश्याम दास बिरला से, ये एक मारवाड़ी बहुत बड़े कैपिटलिस्ट थे, बहुत बड़ा कैपिटलिस्ट घराना था ये, ख़ास तौर पर घनश्याम दास बिरला।
ये बहुत बड़े इनके इंडिया के अंदर बहुत शोबों में सरमायाकारी थी, बहुत बड़े इन्वेस्टर थे उस वक्त, यानी इंडिया के अमीर अफराद बड़े कैपिटलिस्ट में इनका शुमार होता था। गांधी के साथ इनकी दोस्ती, और जिस तरह ये घनश्याम दास बिरला जिस तरीके से कांग्रेस और ख़ास तौर पर गांधी को सरमाया देते थे, फंड्स देते थे, और उसके बदले फिर जाहिर बात है किस तरीके से इनके मफादात का भी कांग्रेस उस वक्त गांधी का ख़ास तौर पर बड़ा ख्याल रखता था। तो ये अब जब हम 1930s की बात कर रहे हैं तो हमें कनेक्शन नज़र आ रहा है कि गांधी असल में तर्जुमान बनकर उभर रहे हैं इंडिया के कैपिटलिस्ट क्लास का, और इसका वाज़ेह इज़हार जिस तरह मैंने कहा ये घनश्याम दास बिरला फैमिली और बाकी जो कैपिटलिस्ट क्लास थी, अब ये इस क्लास के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गांधी जो है वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आगे चलकर भी क्या क्या ऐसे मौके आएंगे जहां पर इंडिया में रेवोल्यूशन आ सकता था, पैराडाइम चेंज आ सकता था, लेकिन गांधी ने कई ऐसे मुआहदे किए जिनकी वजह से ऐसा नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका वो हम आपको जो इवेंट्स आएंगे उसके साथ साथ अनफोल्ड करते रहेंगे। अभी इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अरविंद गांधी अकॉर्ड के हवाले से जो 1931 में हुआ व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद को। बहुत शुक्रिया।